अब देखते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन when a body moves in a circle with constant speed, then velocity changes due to change in direction। वेलोसिटी तो चेंज होगी, स्पीड भले चेंज ना हो रही हो, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। जैसे पहले मान लो वेलोसिटी इधर है और फिर वेलोसिटी इधर है, थोड़ा मैंने बड़ा ले लिया है, v इनिशियल v है, मैंने ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया है, मतलब एंगल बड़ा ले लिया है। वैसे छोटा लेना चाहिए, लेकिन बड़े से जल्दी समझ में आया था इसलिए बड़ा लिया है। ये एंगल डेल्टा थीटा लिया है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड देन वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। हैंस body has acceleration which is towards the center, it is called centripetal acceleration। तो इसमें हम जानते हैं एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकालनी है तो हमें पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, फिर हमें टाइम से डिवाइड करके सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला निकलेगा और डायरेक्शन भी निकलाएगा। तो हम वेक्टर सबट्रैक्ट करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी इधर है और फाइनल वेलोसिटी इधर है, दोनों की वैल्यू v है। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल वेक्टर हमारा ऐसे ही रहेगा और v इनिशियल वेक्टर उल्टा हो जाएगा। तभी मैंने ऐसा लिया है 90 डिग्री पे अप्रोक्सीमेट, समझाने में आसानी होती है इससे। वैसे किताबों में छोटा लेते हैं, छोटा ही लेना चाहिए, लेकिन इससे क्लियर बनता है, डायग्राम अच्छा बनता है। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी इधर है, फाइनल वेलोसिटी इधर है। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो इनिशियल वाले वेक्टर को उल्टा करके ऐड करेंगे। तो इनिशियल वाला वेक्टर मैंने उल्टा कर दिया और उल्टा करके इसके हेड में जोड़ दी इसकी टेल, तो वेक्टर ऐड हो गए। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बेटा इधर आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर आ रहा है। दो रेडियस के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है, तो दो वेलोसिटी के बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा होगा। तो ये वाला एंगल डेल्टा थीटा होगा। देखो अभी दो रेडियस के बीच में एंगल 90 है, तो दो वेलोसिटी के बीच में भी एंगल 90 है। सपोज वेलोसिटी यहाँ, बॉडी यहाँ पहुँच जाए तो इसकी वेलोसिटी इधर हो जाएगी, तब दो रेडियस के बीच में एंगल 180 हो जाएगा, तो दो वेलोसिटी के बीच में भी एंगल 180 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो एंगल दो रेडियस के बीच में है वही एंगल दो वेलोसिटी के बीच में। और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो इधर आ रहा है, इधर आ रहा नहीं आ रहा? तो अगर मैं इस फिगर को मैं यहाँ बनाता तो इधर आता है चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होगा। तो ये प्रूव हो गया यहाँ से कि एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगा, तभी इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट ये है डेल्टा एस। तो इस वाले ट्राइंगल से हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल जो होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। और इस वाले ट्राइंगल से देखें, जो ट्राइंगल हमने बनाया है वेलोसिटी वाला,
तो इस वाले ट्राइंगल से देखें तो एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क ऑफ डेल्टा वी को ले लेंगे अपॉन रेडियस। तो मैंने बताया दोनों इक्वल होते हैं, तो डेल्टा एस अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। लेकिन हमें निकालना है डेल्टा वी अपॉन टी, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। तो बोथ साइड हमने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। वैसे तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को ए लिख लो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को वी लिख लो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये बहुत छोटे आर्क के लिए लगेगा, इतने बड़े आर्क के लिए नहीं लगेगा। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हमें लिमिट लेनी पड़ती है। तो मैं लिमिट लेके समझा रहा हूँ। क्या क्या आ चुका है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी वी। अब लिमिट ले लेते हैं बोथ साइड, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, इधर भी ले लेते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो। इससे जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है वो ठीक हो जाता है। डेल्टा एस, जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो डेल्टा एस भी बहुत छोटा होगा, तो हम इसको डी एस लिखते हैं बेटा, और डेल्टा टी को डी टी लिखेंगे अपॉन आर, डेल्टा वी को डी वी लिखेंगे अपॉन डी टी इंटू वी। तो डी एस बाई डी टी वी नो, डी एस बाई डी टी वी नो इट इज़ ए अपॉन डी एस बाई डी टी वी नो इट इज़ वी अपॉन आर इज इक्वल टू ए अपॉन वी। तो एक्सेशन का फॉर्मूला आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये फॉर्मूला हम लर्न कर लेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर आता है। अब एक और फार्मूला भी आता है, अगर मैं v को ओमेगा आर रख दूँ, जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था, v को ओमेगा आर रख दूँ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेशन का एक फार्मूला और आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला भी है, अगर ओमेगा आर को v रख दूँ, ओमेगा आर को v रख दूँ तो ओमेगा इंटू वी। अच्छा, ओमेगा वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेशन वेक्टर है, तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से लगाएंगे तो एक्सेशन का जो डायरेक्शन आएगा वो ओमेगा क्रॉस वी से आ जाएगा, वी क्रॉस ओमेगा से उल्टा आएगा, इसलिए वी क्रॉस ओमेगा नहीं किया है, ओमेगा क्रॉस वी किया है। तो एक्सेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेशन के तीन फॉर्मूले हो गए, एक्सेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक्सेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और एक्सेशन इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा क्रॉस वी करोगे तो ए का डायरेक्शन आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो करना आता ही है, राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो एक्सेशन का डायरेक्शन आप चेक करोगे, इट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर, एक्सेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर, एक्सेशन इज टूवर्ड्स द सेंटर, तो इसीलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सेशन है। एक्सेशन इज अलोंग रेडियस, रेडियस के अलोंग आएगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलेरेशन ऑल्सो, दैट इज वाई रेडियल एक्सेलेरेशन। एक न्यूमेरिकल देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का और लीनियर वेलोसिटी निकालने का। क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज रोटेटिंग, a body is rotating at 1200 rpm. Calculate, body is rotating at 1200 rpm and radius is 10 centimeter. Calculate number 1 angular speed, linear velocity and centripetal acceleration। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहला पार्ट है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है 2πn, लेकिन n आरपीएम में दिया है, तो अगर आरपीएम में 1200 है तो आरपीएस में निकालने के लिए 1200/60 करना पड़ेगा।
तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 20 RPS। तो हमने पढ़ा था ओमेगा 2 पाई एन होता है, तो 2 पाई एन 20 तो 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट V इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा 40 पाई है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया, सॉल्व किया तो 4 पाई मीटर पर सेकेंड। तीसरा सेंटीपिटल एक्सेशन, सेंटीपिटल एक्सेशन वी स्क्वायर अपॉन आर है, वी स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर अपॉन आर 10/100। यूनिट कन्वर्ट कर लेंगे, बिना यूनिट कन्वर्ट करे सवाल नहीं करे जाते हैं। तो 16 पाई स्क्वायर इंटू 10 तो 160 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेशन का आ गया। अब देखते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। It is a force required, it is a force required by a body to do सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन करने के लिए जो फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती। तो ऐसी फोर्स चाहिए जो उसे सर्किल में घुमाए, ऐसी फोर्स चाहिए जो उसे अंदर की तरफ खींचे, सेंटर की तरफ खींचे। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेशन। तो एक्सेशन हमने निकाल ही लिया था सेंट्रीपिटल, वो था वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एक और फॉर्मूला हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। एक्सेशन की जगह ओमेगा स्क्वायर आर रखेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर बन जाएगा। एक्सेशन की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर रखेंगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। दोनों ही फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कुलर मोशन करने के लिए बाधित करे, मतलब उसको सर्कुलर मोशन कराए, अंदर की तरफ लगेगी। इट इज टूवर्ड द सेंटर, इसीलिए हम इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती, तो इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक और फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों फोर्स के इकट्ठे पड़ने पर। जब भी हम कभी सर्किल में घूमते हैं तो एक फोर्स हमको बाहर की तरफ फेंकती है, एक बाहर की तरफ फोर्स हमें फेंकती है। जब भी हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो हमें एक फोर्स बाहर की ओर फेंकती है। जैसे आपने कार टर्न ली यूँ करके तो आपको बाहर की तरफ फोर्स फील होगी। दैट फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों का फार्मूला सेम है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस पर एक फोर्स लगती है जो उसे बाहर की तरफ फेंकती है। डेट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सर्कुलर मोशन करने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है डेट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको दोनों में से कोई एक फोर्स कंसिडर करनी होगी। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा ये कैसे डिसाइड करते हैं। दोनों में से कोई एक फोर्स देते हैं। अगर हम इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से लिख रहे हैं इक्वेशन तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स से सोच के लिखते हैं, और अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से लिखते हैं तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सोच के लिखते हैं। तो इट इज़ अ सूडो फोर्स, इट इज़ अ सूडो फोर्स, मतलब ये एक अज्यूम करी हुई फोर्स है। इट इज़ नॉट अ रियल फोर्स, इट इज़ अ सूडो फोर्स, और ये बॉडी को बाहर की तरफ फेंकती है। दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि आप ऐसे फ्रेम को रेफरेंस मान रहे हैं जिसके अंदर एक्सेलरेशन है, उसके हिसाब से सोच के लिख रहे हैं, देन यू हैव टू टेक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड इफ यू आर राइटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शियल फ्रेम, देन यू हैव टू कंसिडर
सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ कंसिडर करते हैं जहाँ हम ये मान के चल रहे हैं ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और सर्कुलर मोशन करने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और अगर हम ऐसे सोच के लिख रहे हैं कि इस बॉडी पे फोर्स लग रही है, बाहर की तरफ लग रही है और उसके हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेके चलते हैं। ये आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तब समझ में आएगा। ये बच्चों को बहुत तंग करता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पर मेरा आपको सजेशन है दोनों में से कोई एक स्टाइल को अपनाओ, या तो राइट इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शियल फ्रेम या राइट इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पत्थर लिया और इसको रस्सी से बांध दिया। अब मैं पत्थर को घुमा रहा हूं तो आपकी ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी या ढीली? ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी। तो हम कहेंगे ऐसा कि ये इस टेंशन की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये टेंशन हटा दें, मतलब स्प्रिंग को छोड़ दें, तो ये सर्कुलर मोशन बंद कर देगा। तो टेंशन इज गिविंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो टेंशन is providing centripetal force. Tension is providing centripetal force to perform circular motion. तो हम कह सकते हैं टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है, टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। ये हमने लिखी है यहाँ पर बैठ के सोच के इक्वेशन। ये बॉडी हमें घूमते हुए दिखाई दे रही है तो हम कहेंगे ये बॉडी घूम रही है। जब ये बॉडी घूम रही है तो टेंशन उसको घुमा रही है। तो ये हमने बाहर से यानी कि इनर्शियल फ्रेम रेस्ट से देख के लिखी है इस इक्वेशन को। इनर्शियल फ्रेम कहते हैं इसे। ये ज़्यादा डिटेल में न्यूटन्स लॉ में बताऊंगा आपको। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे हिसाब से सोचता हूँ। एक पत्थर है और इसको मैं घुमा रहा हूँ। एक पत्थर को मैं घुमा रहा हूँ तो पत्थर पे जो फोर्स लगेगी बाहर की तरफ इसे फेंकेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये मैंने यहाँ सोच के लिखी है, यहाँ बैठ के लिखी है। अब मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे पत्थर मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा, पत्थर मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर मैं स्ट्रिंग पे बैठ के ही इक्वेशन लिख रहा हूँ तो ये ऐसी जगह बैठ के लिख रहा हूँ जिसमें एक्सेलरेशन है। इस स्ट्रिंग में एक्सेशन है, मैं एक्सेशन वाले फ्रेम से बैठ के देख के रख रहा हूँ तो मुझे ये पत्थर घूमता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो मेरे को एक फोर्स माननी पड़ेगी अपोजिट टू एक्सेशन के अपोजिट, जो इसे बाहर की तरफ फेंक रही है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर होगा, ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो अंदर टेंशन होगी। तो हम कह सकते हैं टेंशन इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेंशन इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेंशन इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब भी इक्वेशन ऐसे ही बनेगी, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बना। तो दो सोच हैं, ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो सोच है। एक व्यक्ति जो इनर्शियल फ्रेम से सोचता है वो बताएगा कि टेंशन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल, टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है घूमने के लिए। और एक नॉन इनर्शियल से जब लिखेगा तो कहेगा टेंशन इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिया, ये नॉन एक्सेशन वाला है, और इसने सेंट्रीपिटल फोर्स लिया, ये इनर्शियल वाला है। तो इनर्शियल वाला वो होता है जो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो। तो ये दो अलग अलग लेनी होती हैं, या तो सेंट्रीपिटल के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करो या सेंट्रीफ्यूगल के हिसाब से, दोनों एक संग कभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। देखिए, मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उससे बच्चों को बताना बड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए,
जैसे एक पेंडुलम ले लूँ, एक पेंडुलम ले लूँ और मैं ऐसे यूँ घुमा रहा हूँ, दिस पेंडुलम इज कॉल्ड कॉनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम बेटा? कॉनिकल पेंडुलम है। अभी आपको फोर्स मार्क करना आती नहीं होगी, न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में सीखने को मिलता है, लेकिन फिर भी देखते हैं, जिसको आती है वो देख सकता है। इस बॉब का जो वेट है नीचे लगेगा mg, और टेंशन जो है धागे में अवे फ्रॉम बॉडी होती है, एक इधर और एक इधर, टेंशन इस तरीके से मार्क करी जाती है। और इस पे जब ये घूमेगा तो इस पे कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ऐसे हम डायग्राम बना लेंगे। अब ये सिस्टम ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगी, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होंगी, लेफ्ट राइट में बैलेंस होंगी और राइट लेफ्ट में और अप और डाउन बैलेंस होंगी। लेट दिस एंगल बी थीटा, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब हमने वेक्टर में कंपोनेंट करना सीखा था, एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस होता है और एंगल से दूर वाला कंपोनेंट साइन होता है। तो टी साइन थीटा इज बैलेंसिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो पहली इक्वेशन बन गई टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरी इक्वेशन बनेगी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, डिवाइड कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा? टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम एंगल पूछ सकता है, कॉनिकल पेंडुलम का एंगल क्या है, वेलोसिटी पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है। अब आई बात रेडियस की, तो बेटा रेडियस कौन सा लेना होता है? जिस सर्कुलर मोशन में बॉडी घूम रही है वो वाला रेडियस है ये आर। मान लो लेंथ ऑफ पेंडुलम एल है, ये थीटा है, तो व्हाट विल बी आर अपॉन एल? आर अपॉन एल विल बी साइन थीटा। तो हम सॉल्व कर सकते हैं, आर अपॉन एल विल बी साइन थीटा। आर की जगह हम रख सकते हैं, इसका टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। टेन थीटा, देखो टी साइन थीटा को मैं एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख रहा हूँ और टी कॉस थीटा को मैं एम जी लिख रहा हूँ। नाउ वी नो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर की जगह एल साइन थीटा रख दिया, यहाँ से निकाल लिया मैंने, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो देखो साइन थीटा बेटा कैंसिल हो गया, टेंशन कैंसिल हो गई, एम कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है तुम्हारा बेटा, क्या आ रहा है इस सॉल्व करके? ये मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ओमेगा आ रहा है जी अपॉन एल कॉस थीटा का रूट, एंड वी नो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम पीरियड, टी टेंशन नहीं है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम पीरियड ही लिख देता हूँ पूरा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो हमने टाइम पीरियड भी निकाल लिया और इस वाले में हमने एंगल भी निकाल लिया, दो फार्मूले आ गए, ये दो फार्मूले काम के हैं। टाइम पीरियड पूछ सकता है कॉनिकल पेंडुलम का, और ये एंगल पूछ सकता है इस कॉनिकल पेंडुलम का, एंगल दे सकते हैं, वेलोसिटी पूछ सकता है। तो ये जनरल मेथड है इसे सॉल्व करने का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जब अच्छा समझ में आएगा जब आपको न्यूटन्स लॉ में फोर्सेस मार्क करना आ जाएंगे। तो उसकी वीडियो अभी बनाऊंगा मैं, उसको देखने के बाद और अच्छा लगेगा आपको।